हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज रविंद्र कुमार। आज बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन में हम कवर करेंगे रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आप जी फोर्स भी बोलते हैं, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग आपको चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जी फोर्स, सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट और जी नंबर। ठीक है, ये इन सब का बच्चों एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब आपके। तो ये इसका मीनिंग है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन द सेंट्रीफ्यूज टू द वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी। तो ये हमने फाइंड आउट किया था बच्चों लास्ट पार्ट में। हमने वेलोसिटी इन द सेंट्रीफ्यूज ये फाइंड आउट की थी, सेडिमेंटेशन रेट, और वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी भी हमने फाइंड आउट की थी, ये आपका सेडिमेंटेशन रेट फॉर नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो इनका रेशियो है, तो इनके रेशियो को अगर आप कैंसिल कर दें तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया। डेंसिटी डिफरेंस 18 से 18 कैंसिल हो गया, डायमीटर पार्टिकल कैंसिल हो गया। तो रेशियो क्या है बच्चों, यहाँ से रेशियो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये जो सभी आपका, इसको आप रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, इसको जी फोर्स भी बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको जी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग को समझते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं। तो उसके सिग्निफिकेंस के लिए आपको मैंने बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ग्रेविटी जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आपने देखा था, क्या था, एम जी। ठीक है, यही फॉर्मूला देखा। अगर हम इनका रेशियो फाइंड आउट करें, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालें, तो आप देख सकते हैं कि मास से तो मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें दोबारा से सेम फैक्टर मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ये मिल रहा है हमें। तो ये बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आपका ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी टाइम्स स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू ग्रेविटी फोर्स। क्लियर हुआ या नहीं आया समझ में? ठीक है, आई होप आ गया होगा वैसे तो। कि यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो ग्रेविटी का फोर्स है उससे ओमेगा स्क्वायर बाई आर बाई जी टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कौन सी फोर्स बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं? ग्रेविटी के रिलेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्योंकि इसको ग्रेविटी के रिलेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी क्या है? ये आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि आपको ये बता रहा है कि ये बताता है कि ग्रेविटी से कितना स्ट्रॉन्गर है कौन? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि 10,000 जी, जी फोर्स बोल सकते हैं बच्चों इसको, तो 10,000 जी फोर्स। तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल है वो आपका 10,000 है एज कंपेयर टू जो आपका ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, तो 10,000 टाइम्स हमने फोर्स अप्लाइड की है एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप मान लीजिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास अगर हम ले लें 0.1 माइक्रोग्राम, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका कोई पार्टिकल है जिसका मास है 0.1 माइक्रोग्राम, और उस पर जो है आपका ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर आप कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो हो जाएगा 10 की पावर इसको 1 माइक्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, 0.1 हटा दीजिए, 1 कर लेते हैं। तो 1 माइक्रोग्राम है 10 की पावर -6, किलोग्राम में करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -9 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिलेगा 10,000 इनटू, और मैं इसको रेड से लिख देता हूँ ताकि अलग से पता चले कि हमने फाइंड आउट किया 9.8 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये आया है, तो ये हमें बता रहा है कि आपका अगर ग्रेविटी फोर्स अगर 9.8 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? तो इसका 10,000 टाइम्स होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9.8, 1 2 3 4 4 है, तो 9 में से 4 गया, ये आ गया 5 न्यूटन। तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि आपको पता है कि अगर आप कंसिडर करें कि आपका कोई ट्यूब है जिसके अंदर आपका ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, तो आपको पता है कि उसमें डिफरेंट टाइप के मास के पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी पार्टिकल का मास जो है आपका 1 माइक्रोग्राम हो सकता है, किसी पार्टिकल का 0.5 माइक्रोग्राम हो सकता है, और किसी कोई दूसरा पार्टिकल हो सकता है जिसका मान लीजिए 2 माइक्रोग्राम 3 माइक्रो, मतलब कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो मतलब बट ये श्योर है कि डिफरेंट मास के पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे सैंपल के अंदर। अब अगर हम इस तरीके से फोर्स फाइंड आउट करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हर पार्टिकल पे आपका फोर्स डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम जितनी बार अलग अलग मास पुट करेंगे तो हमें अलग अलग फोर्स मिलेगी। यहाँ पे भी इसके लिए अलग फोर्स मिलेगी, इसके लिए अलग फोर्स मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मास के टर्म्स में ना फाइंड आउट करके फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, इस केस में हमने फाइंड आउट किया है ग्रेविटी के टर्म्स में, तो यहाँ पे मास का रोल नहीं रहता अब। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसका 10,000 टाइम जो है आपका वो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए जो जो भी इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है उसका 10,000 होगा आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दैट मीन्स इन सभी के ऊपर हमने हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना लग रही है, इनका 10,000 टाइम्स लग रही है। किसका? जो भी इनके ऊपर आपका ग्रेविटी फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या है, ये 10,000 इन सबके लिए कॉमन है, चाहे किसी भी मास का पार्टिकल का मास कुछ भी हो, बट ये जो 10,000 टाइम है वो क्या है, सभी के लिए कॉमन है। इसीलिए जब हम सेंट्रीफ्यूज परफॉर्म करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया है वो हमने 10,000 जी पर परफॉर्म किया है, जी फोर्स पे प्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी उनके ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी, उससे हमने 10,000 टाइम्स फोर्स प्रोड्यूस कराई है। तो सेडिमेंटेशन रेट फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ गया होगा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मास के टर्म्स में क्यों नहीं फाइंड आउट करें? मास के टर्म्स में अगर आपको अगर आपसे पूछा जाए, मतलब ये जो आप हमने ये जो फाइंड आउट किया है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो 9.8 इंटू 10⁵ न्यूटन है, ये है आपका अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे देखा है 10,000, ये है आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव जो है किसके रिलेटिव में है, ग्रेविटी के रिलेटिव में है, और अप्लाइड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उसकी, वो आपको बतानी है। तो उसकी एब्सोल्यूट है 9.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, एब्सोल्यूट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपसे पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताइए क्या है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपसे रिलेटिव पूछा गया है या फिर आपसे फुल एंड फाइनल पूछा गया है। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी इसलिए मेंशन किया गया है द फोर्स डेवलप्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज इज जेट टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसको जी नंबर या फिर जी फोर्स आप बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया बच्चों, इंडस्ट्रियल जो है आपका सेंट्रीफ्यूज, वहां पे आप 16,000 जी तक जो है आप प्रोड्यूस करा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। और जो आपका इस लेबोरेटरी स्केल है वहां पे आप 5 लाख या फिर 500,000 जी फोर्स आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। लैब इंडस्ट्रियल स्केल पे इतना कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सैंपल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी बड़ा होगा। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बड़ा है तो बच्चों उसको इतनी ज़्यादा जी फोर्स जो है बियर भी करनी है। इतनी जी फोर्स बियर करना इजी नहीं है। मेटल जो है हो सकता है कि वो इतना जी फोर्स को बियर ना कर पाए और उसमें जो आपके क्रैक वगैरह आ जाए, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जी फोर्स को बियर कर सके। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट है। सभी मटेरियल की क्या है, एक लिमिट होती है। ठीक है, इसी वजह से। और लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज छोटे होते हैं, सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, तो वहां पे फोर्स इजीली जो है इतना ज्यादा इंक्रीज हम कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपने डिस्कवरी चैनल या न्यूज वगैरह पे देखा होगा कि जो आपके पायलट्स होते हैं, जो आपका फाइटर जेट जो है उसको उड़ाते हैं, तो उनको क्या है कि नॉर्मल ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा फोर्स बेयर करनी पड़ती है क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से वो फ्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, उनको जो है ज्यादा जी फोर्स बेयर करना पड़ता है।
वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला इफेक्ट वहां पे भी अप्लाई होता है। और तो हमारी बॉडी नॉर्मली जो है 1G फोर्स के लिए अडेप्टेड है, और उससे अगर ज़्यादा जी फोर्स इंक्रीज होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइव तो कर लेंगे, बट द थिंग इज कि आप बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है उन पायलट्स की कि वो इतना जी फोर्स को हैंडल कर सके। ठीक है, अब इस स्लाइड में बच्चों हम डिस्कस करेंगे जी फोर्स एंड आरपीएम में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है पहले इसको समझते हैं। हमने बच्चों जो पार्ट 1 डिस्कस किया था सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूज परफॉर्म करने के लिए हमें दो पैरामीटर सेट करने होते हैं, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है टाइम। स्पीड में हम सेट करते हैं आरपीएम। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या है, रोटेशन पर मिनट, की किस स्पीड से जो है आपका रोटर मूव करेगा। ठीक है, एक तो ये पैरामीटर है। दूसरा एक पैरामीटर जो हम सेट करते हैं, अगर हम स्पीड नहीं सेट कर रहे हैं तो हम दूसरा जो पैरामीटर सेट करते हैं वो होता है जी फोर्स, कि कितने टाइम्स जी फोर्स हमें प्रोड्यूस करानी है। तो ये दो पैरामीटर में या तो स्पीड सेट करनी पड़ेगी रोटेशन पर मिनट में, या फिर हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमें कितना जी फोर्स प्रोड्यूस कराना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बताता है कि कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स हमें प्रोड्यूस करानी है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए आपके प्रोफेसर ने बोला कि आप जाइए और 10,000 जी फोर्स पे आपको रन कराना है। कितने पे, 10,000 जी फोर्स पे आपको रन कराना है। तो और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आरपीएम में सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनके बीच का इंटर कन्वर्जन नहीं पता है तो आप सेंट्रीफ्यूज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस केस में। बट अब तो डिजिटल आ गए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें तो आप चाहे आरपीएम में सेट करना चाहे तो आरपीएम में सेट कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो जी फोर्स पे भी सेट कर सकते हैं बहुत इजीली। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बीच का रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर अभी आप भी आपके पास वही इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका इनके बीच का रिलेशन, ये है आपका आरसीएफ जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अभी हमने देखा भी था पीछे। अभी जो आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, क्या देखा था हमने, इसका फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, यही फॉर्मूला था। ठीक है, नाउ ये तो ये हो गया आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है आपका स्पीड इन आरपीएम। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन इन आरपीएम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह है स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, आरपीएम। क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आता है और तो ये फॉर्मूला तभी यूज किया जा सकता है जब हम इसकी वैल्यू किसकी, क्यू की वैल्यू आरपीएम में सेट करें। अगर आपने आरपीएस यानी कि पर सेकंड में सेट कर दी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसको हमेशा किस में सेट करना है, पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। और ये जो आर की वैल्यू है इसे हम सेट करेंगे आपका सेंटीमीटर में, किस में, सेंटीमीटर में। आर का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग है आपका इसको मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं, इसका मीनिंग है बच्चों आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यहाँ पे है ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला है इंटर कन्वर्जन के लिए। यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किस यूनिट में आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी है इसकी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया है, आर सेंटीमीटर में ही था, जी की जो सीजीएस यूनिट में क्या वैल्यू होती है, ये होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की जो है वो रहती है आपकी सीजीएस में, सीजीएस बोल लीजिए एसआई, दोनों में सेम ही रहती है इसकी, वो है आपका रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि पर सेकेंड दोनों में, चाहे ऐसा यूनिट हो चाहे सीजीएस यूनिट हो, दोनों में ही सेम होती है। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं और तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें जो जरूरी है समझना वो ये है कि आखिर ये एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे कन्वर्ट करें किसमें, स्पीड ऑफ रोटेशन में। तो मेन तो यही है बच्चों। ठीक है, आरपीएम का रूल जो है, यहाँ पे जी फोर्स तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो ये जो आपका ओमेगा है जो कि आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ये बच्चों आपका इक्वल्स टू होता है क्यू। अगर हम रोटेशन पर सेकंड की बात करें, रोटेशन पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई में आएगा इसके 2 पाई। और अगर हम बात करें क्यू की वैल्यू इन रोटेशन पर मिनट, तो ये होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। तो ये रिलेशन है बच्चों आपका एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर सेकंड या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन के बीच का। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यूनिट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ओमेगा की यूनिट है बच्चों ये है यहाँ पर सेकंड, यानी जैसे रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। और सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका ये आरपीएस, तो यहाँ पर इसकी यूनिट भी क्या है, पर सेकंड है। और ये जो रोटेशन पर मिनट है
इसकी तो यूनिट यहाँ पे पर मिनट है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देंगे सेकंड से और 60 से, तो ये इस पूरे की यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। तो यूनिट सबकी सेम है, तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आया है। रेडियन भी कंसीडर करना चाहे तो कर सकते हैं, ये रेडियन पर सेकंड। तो 2 पाई भी यहाँ पे हमने किस में रखा है, रेडियन में रखा है एंगल, और यहाँ पर भी जो 2 पाई है वो किस में रखा है, रेडियन। तो आप देख सकते हैं यूनिट आपकी सेम है। तो ये कन्वर्जन हुआ कैसे है, पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर ओमेगा इक्वल्स टू दिस ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको ये समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया है। देखिए ओमेगा जो है आपका वो होता है कि आपने कितना एंगल कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है। अगर कंसिडर करें कि आपने जो है 8 पाई एंगल कवर किया है, 8 पाई क्या है, रेडियन में एंगल होता है, ठीक है, और आपको इसको कवर करने में 1 सेकेंड लगा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड में आखिर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए रोटेशन पर सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि आपने एक सर्कल कंप्लीट, ये सर्कल है, ठीक है, तो 1 सेकंड में आप इस सर्कल को कितनी बार जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल का एंगल कितना होता है, एक सर्कल का एंगल होता है 2 पाई। ठीक है, एक सर्कल का एंगल हो गया 2 पाई, आपको पता है 2 पाई इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री। 2 पाई आपकी रेडियन में यूनिट है और ये आपका डिग्री में यूनिट है, तो ऐसा यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, तो रेडियन में आप तो आपको ये बताना है कि 2 पाई एंगल जो है वो एक सर्कल को कंप्लीट करने में लगता है, तो 8 पाई जो एंगल है उसमें कितने सर्कल बनेंगे। ठीक है, एक सर्कल के लिए 2 पाई है, तो 8 पाई में कितने सर्कल होंगे, तो डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 4 8, तो यहाँ से आएगा 4, पाई से पाई कैंसिल, तो आएगा 4 रोटेशन पर सेकंड। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 सर्कल कंप्लीट हुए हैं कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो दैट मीन्स हमने कैसे फाइंड आउट किया है, हमने ओमेगा से हमने क्या निकाला है, आरपीएम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कैसे, तो ये आपका जो है ये आपका ओमेगा था, और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे की, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, और सॉरी इसको हमने डिवाइड कर दिया है किससे, 2 पाई से हमने डिवाइड कर दिया, और हमें क्या मिल गया, रोटेशन पर सेकेंड हमें मिल गया। क्यों मिला, समझ में आ गया ना। एक बार और बता देता हूँ, रिवर्स बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये आपका है 4 रोटेशन पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में ये इस सर्कल को 4 बार जो है कंप्लीट करता है। कितने बार, 4 बार जो है इसका रोटेशन कंप्लीट करता है इस सर्कल का 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आखिर टोटल कितना एंगल कवर हुआ 1 सेकेंड में। तो टोटल एंगल कैसे कितना कवर हुआ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो आपने सर्कल कंप्लीट किया है उसमें कितना एंगल कवर हुआ है। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए में आपने 2 पाई एंगल कवर किया, तो 4 सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल कवर होगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 पाई। तो अगर 4 रोटेशन पर सेकेंड है, ठीक है, तो एंगल कितना, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 8 पाई पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो 8 पाई कैसा है, 4 सर्कल की हमने मल्टीप्लाई कर दी है एक सर्कल के टोटल एंगल से। क्लियर है, तो यहाँ से इसके बीच में रिलेशन आया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आ गया Q इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू Q इंटू 2 पाई। क्लियर है, और ये सिमिलरली 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ये आपका, अगर ये आपने मिनट में लिया है तो इसको सेकंड में यूनिट कैसे रखेंगे, 60 से। क्लियर है, यहाँ पे इसकी यूनिट है पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, आ गया ना समझ में। तो आपको यही करना है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को हमें क्यू आरपीएम में रखना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू, यही आपका जो फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो ओमेगा की वैल्यू हम देख रहे हैं क्यू आरपीएम, तो ओमेगा हो जाएगा ब्रैकेट में क्यू आरपीएम इंटू 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। आर की वैल्यू हम पहले से सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम सीजीएस में ले रहे हैं, तो ये हो गया सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, और जी की वैल्यू होगी सीजीएस में कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है, इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली क्या, फिर आपकी क्यू की वैल्यू। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चों, एक तो हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला और एक हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रख लेंगे तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये ओमेगा वाला। क्यों, क्योंकि आपका ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जिसमें डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी से आपसे पूछा गया है आरपीएम बताइए। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर।
देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। देखिए दो टाइप की है, एक है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड और एक है अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। ठीक है, एट अ पॉइंट इक्विवेलेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 3000 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बताना है। अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर, मैंने आपको बताया था, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड का फॉर्मूला। अगर ये रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बोलता तो भी हम यहाँ पे डिवाइड में जी कर देते और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला सबके लिए है। ये आपका ओमेगा स्क्वायर बाई आर बाई जी जो है वो अप्लाइड रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड भी बता रहा है और ये भी बता रहा है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बता रहा है। ठीक है, दोनों के लिए। बट अभी इसने हमसे अप्लाइड पूछा है, तो अप्लाइड का मतलब है कि सिर्फ ये बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या आपका नेट एक्सेलरेशन या नेट फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो वो है आपका ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 3000 रेडियन पर सेकेंड। तो सिंपली रखिए 3000 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये सीजीएस में आएगा आंसर। ठीक है, तो सीजीएस में आप देख सकते हैं, मैं कैलसी का यूज कर लेता हूँ। तो वैसे तो ये नॉर्मली है, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो ये आ जाएगा 45 इंटू 123, ये हो गया 10 की पावर 6। तो 45 इंटू 10 की पावर 6 ये, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए रेडियन जो है ना वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये यूनिट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो इसको होना ना होना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर यहाँ से आया है 45। देखिए कभी भी आंसर हम ऐसे फाइंड आउट नहीं करते हैं बायो प्रोसेस में या फिजिक्स में। हमेशा फिजिक्स वगैरह में आंसर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल का यूज करते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका 4, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का क्या आंसर। तो इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बता दिया, इनकेस आपसे पूछा जाए अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, आप कंफ्यूज हो जाए क्या है, तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बताना है आपको, मैक्सिमम। अब यहाँ पे रिलेटिव वर्ड का यूज किया गया है, तो यानी कि आपका जी फोर्स पूछ रहा है। तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर सेडिमेंटेड 15,000 आरपीएम दिया हुआ है इन अ रोटर ऑफ मैक्सिमम सैंपल रेडियस इक्वल्स टू। तो ये यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो स्पीड गिवन है आरपीएम में, दैट इज 15,000 आरपीएम। तो क्यू की वैल्यू दी हुई है इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कितना, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। दैट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। ये तो होता है फॉर्मूला ओमेगा रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। और एक वो भी है जो भी हमने देखा था इनके बीच का रिलेशन, यानी कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा, मैं आपका नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मैंने आपको रिलेशन बताया था किसका, एंगुलर वेलोसिटी और आरपीएम के बीच का, पहले हम उससे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि अगर आरपीएम में है, क्यू की वैल्यू क्या है, आरपीएम में है, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2π/60। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज। और तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। क्यू की वैल्यू कितनी है, 15,000 आरपीएम इंटू 2π डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए। आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड या फिर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो गया 15,000 डे इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से जो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है ये है 1570.79, या फिर आप इसको 8 कंसिडर कर सकते हैं, 1570.60। यस, ठीक है, तो इतना आया है यहाँ से। और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड या फिर पर सेकंड, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई है, आर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, आपका मैक्सिमम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं, देखिए कितना आएगा। ओमेगा 1570.8 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू
अब या तो आप इसको एसआई यूनिट में रखिए, अगर आप आर की वैल्यू एसआई यूनिट में रखेंगे तो जी की वैल्यू भी एसआई यूनिट में रखनी पड़ेगी, और अगर आप इसे रेडियन में रखें और सीजीएस में रखेंगे तो जी की वैल्यू भी आपको सीजीएस में ही पुट करनी है। तो ये आप देख लीजिएगा आपको किस में पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या है इसको एसआई यूनिट में पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर, और जी की वैल्यू एसआई यूनिट में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो या तो सबकी वैल्यू सीजीएस में रखिए या फिर सबकी वैल्यू एसआई यूनिट में रखिए। ठीक है, अब क्योंकि रेशो है तो रेशो का कोई यूनिट होता नहीं है, तो चाहे आप सीजीएस में रखो चाहे आप एसआई में रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 1570.8 का स्क्वायर इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 9.8, यहाँ से बच्चों जो आपका आंसर आ रहा है वो है 25177। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, वैसे आंसर आपका सही है। ठीक है, 25177.68, ये किस में आएगा बच्चों, ये आपका इसकी यूनिट तो होगी नहीं, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम्स जी फोर्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टाइम्स जी फोर्स, ये इसको इस तरीके से आप लिखेंगे, क्योंकि ये रेशो है, रेशो की यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, बट हम इसको क्या बोलते हैं कि इतने टाइम्स जी फोर्स है। तो आप ये बता सकते हैं कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका आपने कितना यूज किया है, 25177.68 जी फोर्स आपने यूज किए हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, फॉर अ पैलेटिंग ऑफ माइक्रोसोमल फ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम अ लीवर होमोजेनेट एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज ऑपरेटेड एट अ स्पीड। तो स्पीड दी हुई है आरपीएम में, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो रिलेशन मैं आपको पीछे पहले बता चुका हूं इन दोनों के बीच का क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू, इसकी यूनिट क्या है आरपीएम में, और इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, यही बताया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है आपका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी में आएगा, यानी कि आपका यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो भी आएगा वो होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सॉल्व करिए, आंसर कमेंट में डाल दीजिए, बाकी कोई बच्चा सॉल्व करेगा वो भी देखेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आपको उससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कीजिए, हर बार मुझसे आंसर मत पूछा कीजिए किसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आप कमेंट में डाल दीजिए, कोई दूसरा बच्चा आएगा वो उसको सॉल्व करेगा तो वो देखेगा कि आपका कमेंट में आपका आंसर सही है या नहीं है, तो वो आपको बता देगा। ठीक है, अगर उसका आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है तो उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर अ सेंट्रीफ्यूज रेडियस दिया हुआ है, आरपीएम दिए हुए हैं, फाइंड आउट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर दिया हुआ है जिसका पार्टिकल का डायमीटर, डेंसिटी दी हुई है ठीक है पार्टिकल की, और ये इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, ये है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आपने देखा था लास्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था आपका, उसमें हमने देखा था फॉर्मूला क्या था, न्यू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर इनटू आपका आर डिवाइडेड बाई 18 न्यू, ये हमने देखा था फॉर्मूला। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें आपको सारे वैल्यू पुट करनी है। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो ये आपका देख सकते हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल ये यहाँ पर। ठीक है, सभी वैल्यू को या तो एसआई यूनिट में पुट कीजिएगा या फिर सीजीएस यूनिट में पुट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो या तो एसआई में पुट कीजिए या फिर आप सीजीएस में पुट कीजिए। फिर ये आपका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किसका है, ये पार्टिकल की डेंसिटी है, तो ये आपकी पार्टिकल की डेंसिटी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, एक्वस मतलब वाटर में है, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी मैंने आपको बताया था ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको फ्लूइड में बताया है। फिर ये रेडियस दिया हुआ है पार्टिकल का, रेडियस तो पहले से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे रेडियस रख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की के जगह पे क्या दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, रोटेशन पर मिनट आपको गिवन है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू आरपीएम में इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। तो ये इस फॉर्मूले में आप क्यू रखेंगे और फिर इसको यहां से आप पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और क्या बच गया, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वाटर की बताइए 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है विस्कोसिटी वाटर की,
ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये आप खुद से बताइए कि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है वाटर के एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे वैल्यू आपको पता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन मेंशन कर दिया, मतलब वाटर, और वाटर की डेंसिटी और विस्कोसिटी आपको पता होनी चाहिए, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, अ सेंट्रीफ्यूज हैविंग अ रेडियस ऑफ बाउल, तो रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 0.दिस मीटर, इस रोटेटिंग स्पीड दी हुई है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि रोटेशन पर मिनट दिए हुए हैं। कैलकुलेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स के, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कंपेयर दिस फोर्स दैट फॉर अ बाउल विद अ रेडियस, तो आपको इस फोर्स को कंपेयर करना है किसके साथ, जो दूसरा सेंट्रीफ्यूज है जिसकी रेडियस आपको ये गिवन है, और आपको बताना है रोटेटिंग एट सेम रेवोल्यूशन पर मिनट, बट वो क्या है, सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है। आपको बताना है कि उसकी फोर्स इस फोर्स के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग है या वीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है। देखिए आपने निकाली है रिलेटिव फोर्स जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, यही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए आपका क्या डिफरेंस है, इस फॉर्मूले में जो डिफरेंस आपका आएगा, ओमेगा तो आपका सेम ही है, इसने कहा यहाँ पर भी सेम है, और इस केस के लिए भी क्या है, सेम रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, और जी भी कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो क्या है, आपका रेडियस चेंज हो रहा है, और उसने वही बताया कि रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये है आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज के लिए। तो अगर ये फर्स्ट के लिए नहीं, ये आपका दोनों के लिए आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों के लिए जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें आपका ये ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ आर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दैट मीन्स जो आपका रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के लिए, तो जो फर्स्ट के लिए आप फाइंड, ये आपने यहाँ से फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे ना, आर सी एफ वन, यहाँ से आपको फर्स्ट के लिए मिल जाएगा। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर सी एफ वन बाई आर सी एफ टू इक्वल्स टू आर वन बाई आर टू। ठीक है, तो क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पे आर सी एफ वन आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर सी एफ टू जो है वो तो आपको फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। आर वन जो है वो आपको गिवन है, ये और ये दोनों क्या है, आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मेथड में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से, तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें जो है समझ में आएंगी, और ये मेथड आपके, इस टाइप के मेथड जो है हर जगह पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो ड्राइव करते बच्चों सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन, तो मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि जो आपका सेडिमेंटेशन रेट है सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आपका 18, यहाँ पे विस्कोसिटी है। क्लियर। अब एक कंडीशन को एज्यूम कीजिए बच्चों, कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको पता है डीपी, और जिसका जो आपका डेंसिटी है पार्टिकल वो आपका रो पी है, तो ये आपका फिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपका जो है, अगर मैं स्पीड इंक्रीज कर दूं, क्या ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूं बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट और ये जो आपका ओमेगा है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, आप देखिए ये सेडिमेंटेशन रेट, ये ओमेगा, इनके बीच का रिलेशन है न्यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, यही है। तो दैट मीन्स अगर मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करता हूँ, तो ये जो है आपका सेडिमेंटेशन रेट जो है ये फास्ट हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो दैट मीन्स फॉर सेम पार्टिकल, क्या है, सेम पार्टिकल के लिए, जिस ये आपका सेम पार्टिकल है, उसके लिए क्या है आपका, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो आपका सेडिमेंटेशन रेट फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम आर के लिए देखें, तो आर क्या है बच्चों आपका, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मींस अगर आप डिफरेंट रोटर यूज कर रहे हैं, रोटर आपको पता है ना जिसमें हम सैंपल पुट करते हैं, तो उसका एक डायमीटर होता है और उसका रेडियस भी होगा। ठीक है,
तो जो रेडियस है वही आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस है इस सैंपल का। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया। तो अगर हम एक बड़ा रोटर यूज कर लेते हैं, यानी कि आर की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, तो आर की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो भी क्या है आपका ये जो सेडिमेंटेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप आर इंक्रीज करेंगे तो ये भी आपका इंक्रीज होगा। यानी कि पार्टिकल सेम है, डिफरेंट टाइप का सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे, डिफरेंट रोटर यूज करेंगे, या फिर डिफरेंट स्पीड पे उसको रन कराएंगे, तो आपको ये जो सेडिमेंटेशन रेट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है, या तो आपने स्पीड बढ़ा दी तो भी सेडिमेंटेशन रेट आपकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, और आपने जो है आर इंक्रीज कर दिया तो भी आपने क्या करा, सेडिमेंटेशन की रेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर सेम पार्टिकल, पार्टिकल सेम है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं ये हमें समझना है। तो इस चीज को काउंटर करने का तरीका क्या है कि ओमेगा स्क्वायर आर से इसको डिवाइड कर दें, ओमेगा स्क्वायर आर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा न्यू सी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 न्यू। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे अब जो हम सेडिमेंटेशन रेट तो फाइंड आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं पर यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड या फिर पर यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। बात आई है समझ में या नहीं आई है? ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है रेट और एक होता है आपका फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक रेट कैसे ज्यादा स्पेसिफिक है या रेट ज्यादा स्पेसिफिक है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ज्यादा स्पेसिफिक क्यों? यहाँ पे हमने पर मीटर क्यूब से इसको डिवाइड किया ताकि क्या है ये वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट हो जाए, अब इस पर वॉल्यूम का कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो 1 मीटर क्यूब के लिए देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, सेडिमेंटेशन रेट जो है वेलोसिटी है, इसको हमने क्या डिवाइड किया है, ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड या फिर आप इसको एक्सेलरेशन बोल लीजिए। ठीक है, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा कि सेडिमेंटेशन रेट फॉर 1 यूनिट ओमेगा स्क्वायर, या फिर ये इसकी क्या है सेंट्रीफ्यूगल 1 यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 यूनिट का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1 यूनिट मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो डाउट यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग क्या है कि पर यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अब ये इंडिपेंडेंट हो गया है किसके, ओमेगा स्क्वायर। अब आप चाहे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितने भी इंक्रीज कर दीजिए, आर की वैल्यू कितने भी इंक्रीज कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ये जो वैल्यू है सेडिमेंटेशन रेट की, उसको हमने इंडिपेंडेंट कर दिया है किसके, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू से। क्यों? हमने इसको डिवाइड कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फील्ड से। क्लियर है? तो ये पर यूनिट आपको बताएगा कि पर यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कितना है। इसी तरीके से आप जो है बाकी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये 2 यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है तो उसके लिए क्या है सेडिमेंटेशन रेट है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सेडिमेंट ये जो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चों सेकंड। ठीक है, यूनिट याद रखेंगे, इसकी यूनिट आएगी सेकंड। कैसे आएगी यूनिट सेकंड? तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका इसके मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर आर पूरा क्या है एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मीटर कैंसिल, तो यहाँ से जो यूनिट आएगी वो होगी आपकी सेकंड। अब आप देखिए ये अभी भी स्पेसिफिक नहीं है, इसको और थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं। कैसे? अभी देखिए अभी क्या है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को देखिए, ये भी तो इसका ही फॉर्मूला है, किसका, ये भी सेडिमेंटेशन रेट का ही फॉर्मूला है, और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल और डायमीटर ऑफ पार्टिकल ये तो आपका फिक्स है। किसके लिए फिक्स है? सेम पार्टिकल के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों केस के लिए तो ये फिक्स है यहाँ पे। लेकिन ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये जो आपका विस्कोसिटी है, ये तो आपका सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो कंसीडर कीजिए कि आप सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो भी क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी डिफरेंट है, किसके लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये भी चेंज हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे काउंटर करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्वेंट फिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे बच्चों
स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से आता है आपका स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये स्टैंडर्ड कैसे किया है, इसको हमने हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, वो है आपका वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है ना बच्चों। सॉल्वेंट की जो डेंसिटी है या विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर को भी क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। स्टैंडर्ड हो गया है। अब आप डिफरेंट पार्टिकल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन जो है फास्ट सेडिमेंट होता है और कौन स्लो सेडिमेंट होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का, S इक्वल्स टू न्यू सी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और वो भी कब, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल एज इट इज रहेगा और डिवाइडेड बाई 18 न्यू, और यहाँ पे विस्कोसिटी भी किसकी है, वाटर की है, किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है, तो इसलिए इसको हम S नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं S वाटर 20। तो ये आपका बता रहा है कि हमने जो सेडिमेंटेशन, ये जो कोफिशिएंट है, ये किसके लिए है, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसके लिए आपने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डेंसिटी वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस पे, और जो उसकी विस्कोसिटी है उसको आप यूज कर लीजिए और इससे आपका आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया। तो ये है आपका स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स के बारे में, कि राइबोसोम की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है आपने देखा होगा कि 70s राइबोसोम है, आपका 80s राइबोसोम है, फिर इनकी सब यूनिट्स भी होती हैं। बट यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट किया गया है वो आपका यही है, कौन सा, स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। किसके इंडिपेंडेंट है, ये आपका सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के इंडिपेंडेंट किया हमने, और एक बार सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद हमने उसको सॉल्वेंट के इंडिपेंडेंट कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसी वजह से हम इन डिफरेंट राइबोसोम्स को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, 70S जो है वो आपका फिक्स है इस राइबोसोम के लिए, और 80S जो है वो फिक्स है आपका 80S राइबोसोम के लिए। ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने जो चेंज होने वाली चीजें थी उनको फिक्स कर दिया। सेंट्रिफिकेशन फील्ड हमने पर यूनिट कर दी है, और हमने जो सॉल्वेंट है वो भी फिक्स कर दिया है। तो इस कंडीशन के लिए ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई है। किसके लिए, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, ये वैल्यू आपकी फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। तो अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। 80S का मतलब ये है कि 80S जो है आपका फास्ट सेडिमेंट होगा एज कंपेयर टू 70S। ठीक है, तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि 80S का साइज बड़ा होगा। ठीक है, हाई ज्यादा डेंसिटी होगी। इसी वजह से क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये आपका किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस केस में ये आपका डिपेंड कर रहा है दो चीजों के ऊपर। एक तो है आपका, इसको हाईलाइट करते हैं डिफरेंट कलर से, एक तो है आपका पार्टिकल की डेंसिटी क्या है, और दूसरा पार्टिकल का साइज क्या है। इसी चीज के ऊपर बस ये आपका डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स या तो इस जो आपका राइबोसोम है, 80S जो राइबोसोम है, वो फास्ट सेडिमेंट इसलिए कर रहा है, या तो इसका साइज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 70S, या जो इसकी डेंसिटी है वो आपकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 70S। ठीक है, और बच्चों ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए कोई आपका 50S है और प्लस आपने 30S किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको 80S मिलेगा, ये नहीं है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए है बच्चों, भले ही 50S 30S सेम यूनिट का पार्ट है, बट जब आप ये आपका अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाती हैं, तो इनकी डेंसिटी और साइज का जो इफेक्ट है उसकी वजह से इनका सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है वो आपका डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब ये ब्रेक होगा राइबोसोम, तो आपका जो डेंसिटी, जो नई डेंसिटी और नया साइज है वो आपका डिफर करेगा। ठीक है, उसकी वजह से सेडिमेंटेशन रेट डिफरेंट होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। साइज और शेप का भी इम्पैक्ट रहता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको वापस से जाकर के देखते हैं जो हमने पढ़ा है, ये आपका स्लाइड। अब देखिए सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी।
The sedimentation rate or velocity of a biological particle can also be expressed in sedimentation coefficient. Since the sedimentation rate per unit centrifugal field can be determined at different temperature with various medium, तो मीडियम भी आप चेंज कर रहे हैं, मीडियम की वजह से आपका डेंसिटी चेंज हो रहा है और आपका विस्कोसिटी चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर की वजह से भी डेंसिटी विस्कोसिटी चेंज होता है सेम सॉल्वेंट का, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर, वाटर के ऊपर क्या है, तो वाटर की जो डेंसिटी है और विस्कोसिटी है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो यानी कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आर करेक्टेड टू अ सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, थियोरेटिकली ऑब्टेनेबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी बच्चे आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गए, फॉर एग्जांपल डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोम, ये सब क्या है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, यानी कि इनके लिए हम फाइंड आउट करते हैं वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इससे क्या है, आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है, यानी कि अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, इनकी सेडिमेंटेशन रेट को आप क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है वो उतना ही फास्ट सेडिमेंट होगा, ये है इसका वैल्यू, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की वजह से अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज स्वेडबर्ज यूनिट। तो स्वेडबर्ज यूनिट क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 स्वेडबर्ज यूनिट होता है इक्वल टू 10⁻⁻13 s, ठीक है। यानी कि जो भी हमने फाइंड आउट किया है, और यहाँ पे जो आपने राइबोसोम में देखा है, ये s जो देखा है, ये आपका स्वेडबर्ज यूनिट है। क्या है स्वेडबर्ज यूनिट, यानी कि इसका मतलब होता है 10⁻⁻13 सेकेंड। मैंने आपको बताया था ना इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। बट क्योंकि इनकी क्योंकि जो 70 और 80 है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, कितना आता है इनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है राइबोसोम का, वो है 70 इंटू 10⁻⁻13 आता है। अब इसको इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, 10⁻⁻13 को क्या लिख देते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपका स्वेडबर्ज यूनिट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्वेडबर्ज यूनिट इज 10⁻⁻13 s, क्लियर। तो अगर आपको इसको नॉर्मल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे आता है, सेकंड में आता है ये, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ, कंफ्यूज होगा नहीं तो, ठीक है। तो 70 इंटू 10⁻⁻13 सेकंड आता है एक्चुअली इनका, बट इसको इस तरीके से ना लिख करके हम स्वेडबर्ज यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये है ये सेम ही चीज है, यहाँ पर भी हमने क्या है, स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर सेडिमेंटेशन कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। एक और चीज है बच्चों, टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन, इसको और फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी जो बच्चों हमने पीछे फाइंड आउट किया है, वो हमने फाइंड आउट किया आपका S इक्वल्स टू, ये आपका सेडिमेंटेशन म्यू सी डिवाइडेड बाई आपका ओमेगा स्क्वायर आर, यही फाइंड आउट किया। मतलब ये जो आपका यूसी है, इसको हम लिख सकते हैं यूसी इक्वल्स टू एस ओमेगा स्क्वायर आर, एस की वैल्यू पीछे आपको बता दी है मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए अभी टाइम फाइंड आउट करना है सेडिमेंटेशन का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका यूसी क्या है, ये आपका है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आज को वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं dr बाई डी टी इक्वल्स टू एस ओमेगा स्क्वायर, पार्ट 1 में आपको बताया था मैंने, ठीक है। आर क्या है, आपका ये डिस्टेंस है। अब मान लीजिए आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है, मान लीजिए ये आपका r1 है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है कि ये क्या आपका r1 है, पार्टिकल अभी हमारा यहाँ पर है इस पोजीशन पे r1 पे। अब ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की वजह से जो हमने डेवलप कराई है, उसकी वजह से ये आपका यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पे, r2 पे। तो ये जो इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका r1, ये आपका r2। r मिनिमम भी ले सकते हैं, मिनिमम का मतलब हो गया ये, क्योंकि पार्टिकल जो है यहाँ से तो आपका नहीं स्टार्ट करेगा, पार्टिकल तो ट्यूब के अंदर ही होगा ना, तो ट्यूब के अंदर से ही स्टार्ट करेगा। तो r मिनिमम ये ले सकते हैं, और ये आप इसको ले सकते हैं r बॉटम, ठीक है, या फिर r मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम भी नहीं हो सकता, जो भी आपका मन करे वो आप उस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम r1 और r2 लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है r1 r2 आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप r1 को r मिनिमम कंसिडर करें या r2 को r मैक्सिमम कंसिडर करें, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से टाइम का रिलेशन, तो उसके लिए हमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, जो सेम टर्म होते हैं डिफरेंशियल वाले उनको एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे जो डी आर है उसके लिए ये आर का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे आर वाली टर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको उसके नीचे लेकर के आइए। ये टाइम वाली जो टाइम का डिफरेंशिएशन है उसको अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन के लिए यूनिट सेट करनी पड़ती है, यूनिट मैंने अभी आपको बता दी है। आर के लिए ले रहे हैं हम R1 R2, और टाइम के लिए T1 T2 ले लीजिए, या फिर आप कंसिडर कर लीजिए कि आपका टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 0 से लेकर के T। तो सिंपल है ये, तो आपका इंटीग्रेशन आपने कई बार देखा है बायो प्रोसेस के अंदर, ये बार बार रिपीट होता है इसी टाइप का इंटीग्रेशन, तो ये बहुत इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आता है आपका 1/x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, यानी कि नेचुरल लॉग इंटू एक्स। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा आपका ln r आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी R1 से लेकर के R2, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे टाइम देखिए, एस और ओमेगा स्क्वायर, इन पे टाइम का असर नहीं है, टाइम यहाँ पे है आपका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर टी की वैल्यू 0 है, टी की पावर क्या है यहाँ पे 0 है, और इसलिए क्या है यहाँ पे आपका आंसर आएगा आपका टी की पावर 0 से लेकर के इसकी यूनिट आएगी टी तक, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे टी की पावर 0 होती है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, क्या होता है, टी की पावर अगर मान लीजिए क्या है एक्स है या फिर एन है, ठीक है, तो इसका जो आप करेंगे इंटीग्रेशन तो वो आपको मिलेगा टी की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पे n की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0+1 0+1, तो यहाँ पे t की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, एक्चुअली में कैंसिल नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो अब बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू एस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से इस फॉर्म में अगर माइनस हो रहा है नेचुरल लॉग तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और ये हो गया एस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों आपका फाइनल फॉर्मूला। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम पता चल जाएगा, क्या, टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन। ये जो आपका टाइम है बच्चों, ये क्या है, टाइम ऑफ ये जो टाइम है ये आपका टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपका जो पार्टिकल है वो R1 से R2 पोजीशन पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की वजह से जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, यानी कि R1 से इस पोजीशन पे मूव करने में कितना टाइम लगेगा अंडर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, ये आपको यहाँ पे बताया गया है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये रिलेशन पता चल गया। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, R1 R2 गिवन होगा, आपसे टाइम पूछ ले जाएगा, या फिर आपको टाइम गिवन होगा और आपसे R1 R2 में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। डेरिवेशन, गेट और डीबीटी स्टूडेंट जो है उनको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, ये तो मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ, ठीक है। और थोड़ा एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं तो इससे क्या है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। मतलब अगर आप इनकेस अगर आप भूल जाते हैं तो आपको लॉजिक याद रहेगा, तो भी आप जो है फाइनल इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा क्वेश्चन, गेट में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डीबीटी में थोड़ा सा आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने के लिए मुझे मिले हैं। न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, टाइम और उसका रिलेशन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेडिमेंटेशन टाइम है, सेडिमेंटेशन टाइम, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पर। तो आपको सिर्फ पार्ट ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल इट रिक्वायर टू माइग्रेट फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन। तो अभी आपका फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया है, उसके लिए आपको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट चाहिए, वो आपको यहाँ पे गिवन है। आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम को आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में, यानी कि ओमेगा में। तो ओमेगा आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, आर की वैल्यू गिवन है तो आप टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देन ये कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे जब हम आपका सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।